तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक सर्कुलर मोशन में देखा है। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? तो हमने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। हमने ये भी कहा था कि सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का एक स्पेशल टाइप था, स्पेशल केस था। रोटेशनल मोशन में बॉडी के शेप एंड साइज को कंसीडर किया जाता है। अगर उसी बॉडी के शेप एंड साइज को कंसीडर ना किया जाए, यानी कि अगर वो शेप एंड साइज बॉडी के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा हो, तो इस तरीके के मोशन को हमने बोला था सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन में बॉडी के शेप एंड साइज की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाथ रहेगा सर्कुलर। नाउ इसके आगे हमने कहा था जैसे ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमने डिफाइन किया था, वैसे ही सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किया था, जिसको हमने नाम दिया था एंगुलर पैरामीटर्स। एंगुलर पैरामीटर्स में हमने मेनली देखा लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बाद में हमने ये भी देखा चूंकि मोशन है तो इसके साथ इससे एसोसिएटेड लीनियर पैरामीटर्स भी होंगे एंड एंगुलर पैरामीटर्स भी होंगे। तो लीनियर पैरामीटर्स से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर है ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में, और इसलिए हमने रिलेशंस देखा दोनों में कि लीनियर पैरामीटर्स में और एंगुलर पैरामीटर्स में क्या रिलेशन, यानी कि लीनियर डिस्टेंस में एंगुलर डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। और एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में हमने फाइनली एक सिंपल सा एक सिचुएशन कंसीडर किया था कि कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था जिसका ओरिजिन हमने सेंटर ऑफ सर्कल पर ही चिपका दिया था और अटैच कर दिया था, और उसके बाद में हमने उसका पोजीशन निकाला था, वेलोसिटी निकाला था और एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको याद होगा, एक लंबा चौड़ा सा एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। फाइनली हमने ये कहा कि इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन है तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और उसी एक्सेलरेशन को हमने रीडेवलप किया दो डायरेक्शंस में। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकाला दो डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। आपको याद होगा बच्चों कि ये एक सर्कल था और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया था, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया था। यहाँ पे पार्टिकल का कोई पॉइंट लिया था कि सर्टेन टाइम टी पे, एंड यहाँ पे आर वेक्टर निकाला था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, और इस आर वेक्टर को डिफरेंशिएट एक बार किया था तो वेलोसिटी मिला था, और एक बार डिफरेंशिएट किया था तो एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आया था हमने कहा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और तब जाके हमने इसको रीडेवलप किया। हमने दो यूनिट वेक्टर डेवलप किया, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में और एक रेडियस के डायरेक्शन में, यानी कि एक टुवर्ड्स रेडियस और एक टुवर्ड्स टेंजेंट। और फाइनली जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन को जो हम लोगों ने रीडेवलप किया था वह इक्वेशन आया था बच्चों, सो आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप माइनस था यहाँ पे बच्चों, है ना, एंड प्लस आर डी ओमेगा अपॉन डी टी ई टी कैप। हमने कहा था साफ साफ लग रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है तो उसके एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट हो रहा है, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट का वैल्यू था आर ओमेगा स्क्वायर एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट का वैल्यू था आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। चूंकि ये माइनस था तो इसलिए हमने कहा था, चूंकि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड रेडियस में लिया था और ये माइनस है, इसलिए हमने कहा कि रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और इसलिए इसका नाम हम लोग रेडियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने इसको नाम दिया था, और इस कंपोनेंट को हमने नाम दिया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, और एक सिंपल सा रिलेशन इस्तेमाल कर लेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। सेम चीज हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन आर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वहां से हमने कहा था देखिए रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन दे रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसके बाद की हमारी चर्चा ये होने लगी है कि सर्कुलर मोशन में दो बातें हो सकती है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या कांस्टेंट स्पीड से मूव ना करे। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा था बच्चों, जीरो, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका जीरो था। लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कोई तो सर्टेन वैल्यू है 2, 4, 3, 1, 0.5, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो रहा है वो ऑलवेज नॉन जीरो हो रहा था। और इसलिए हमने कहा था कि मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, साफ साफ दिख रहा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक नेसेसरी एक्सेलरेशन था, यानी कि बिना इसके सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है।
ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि इसलिए भी हमने ये भी इस बात का भी चर्चा किया था कि साफ साफ दिख रहा है अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है उस वक्त इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है उस वक्त इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे उस वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो एक बात तय है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है और इस सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड मान लीजिए कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह मूव कर रहा है। एक बात तय है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो साफ साफ दिख रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन जरा देखिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज इफ आइदर मैग्नीट्यूड विल चेंज और डायरेक्शन विल चेंज। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था और इसलिए हमने कहा था कि वेलोसिटी का में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट तो 0 था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v²/r। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी 70 का आप स्क्वायर कर दीजिए एंड r जो भी आप मान लीजिए r का वैल्यू हमने वहां ले लिया 1 किलोमीटर ले लिया तो 1 किलोमीटर आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी आप वैल्यू लेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। इसलिए हमने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना चाहिए और यह डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए और वो एक्सेलरेशन कौन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसलिए हमने कहा था कि सर्कुलर मोशन में जो नेसेसरी एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी 0 और में भी नॉन 0। अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि स्पीड में भी चेंज हो, स्पीड में भी चेंज आए, चेंज दो प्रकार से आ सकती है स्पीड में, या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, तब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और इसी के आधार पे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को क्लासिफाई भी किया था 2 ग्रुप में। एक को हमने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम जो कि हमारा सिलेबस भी है, एंड एक को बोला था हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने क्या कहा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो। देखिए यूनिफॉर्म मोशन ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस था। यूनिफॉर्म मोशन ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में हम कहते थे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां पे साफ हो गया कि सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों? भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो जाए लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी एज वेल एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे, है कि नहीं? तो वेरिएबल वेलोसिटी यहां पे है, इसलिए वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है और इसलिए हमें क्या चाहिए बच्चों? एक्सेलरेशन चाहिए और इसलिए आपको एक्सेलरेशन तो ऑलवेज चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में जो हम यूनिफॉर्म मोशन की बातें कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे ऐसा कभी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज है ही, वो डायरेक्शन के रूप में हो सकता है और मैग्नीट्यूड के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं? एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट नहीं है, या तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है और या तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है। यहां तक हम लोगों ने देखा था बच्चों काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में हमने कहा था कि 2 पार्ट पढ़ेंगे, ज्योमेट्री ऑफ मोशन दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। यहां तक काइनेमेटिक्स से छोटा टॉपिक था, अभी तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आप शुरू से ही जानते हैं डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों। सो डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर कोई पार्टिकल किसी तरीके के मोशन में है तो क्या कॉज है कि इस तरीके के मोशन में है, या अगर किसी प्रकार की मोशन हमें रिक्वायर्ड है तो इस प्रकार के मोशन जनरेट करने के लिए किस प्रकार की फोर्सेस कहां से प्रोवाइड किया जा सकता है कि नहीं? इस तरीके के सवाल हम लोग डायनामिक्स में करते हैं, वही सवाल हम लोग यहां पे भी करेंगे। हाँ बच्चों, डायनामिक्स सवाल यह है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, ये सेंटर है, चलिए मान लीजिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन। मानते हैं कोई पार्टिकल है सर्टेन टाइम टी पे
ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस पाथ पे, एंड सर्टेन टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन है ये। चलिए मान लीजिए कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर। एक बात है सर, इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सर आप यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा सर। तो एक बात तो साफ है सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज द कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग विल बी जीरो। एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होगा, जो भी आप इसका रेडियस ले लीजिए, और इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सेंटर। एंड एक बात तो तय है सर, भले ही ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, लेकिन अगर हमें सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो दिस मच एक्सेलरेशन चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि v स्क्वायर अपॉन r। और ये एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, या अगर किसी पार्टिकल को या किसी मोटर व्हीकल को हम सर्कुलर ट्रैक पे मूव ही कराना चाहते हैं, एक सर्कुलर रेस करना चाहते हैं, सर्कुलर रेस करना चाहते हैं, तो इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए दिस मच एक्सेलरेशन हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो एक बात तो आप साफ जानते हैं कि एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड किसी ना किसी फोर्स से किया जा सकता है। तो एक बात तो साफ है कि कॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ मोशन इज फोर्स, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसी फोर्स को हम लोग अलग अलग टर्म में पढ़ते हैं। पार्टिकल डायनामिक्स में हम लोग इसी को सीधे टर्म में फोर्स बोल देते हैं, है कि नहीं। और फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, एंड उसके भी अलग अलग सब टाइप्स की बातें करते हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, है कि नहीं, वेट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी चर्चा करते हैं। और उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेसेसरी है, इसके बिना सर्कुलर ट्रैक मुमकिन नहीं है। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करेगा, एक फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, नथिंग बट द मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसलिए आप कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये नेसेसरी फोर्स है बच्चों, यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो उसका कॉज क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हो गया हमारा यूसीएम का। एक बात साफ है, अगर यूसीएम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेसेसरी फोर्स है, ये ऑलवेज चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज m dv अपॉन dt। आप निकाल सकते हैं बच्चों टेंजेंशियल फोर्स, यानी आप कह सकते हैं किसी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन का जो कॉज है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि जो नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस प्रकार की बातें आपको याद रखना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन था डायनेमिक्स है बच्चों। बेसिकली हमें डायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, तो बेसिकली डायनेमिक्स में कुछ एक्चुअल जो सर्कुलर मोशंस है डेली लाइफ में जो हम लोग देखते आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है, उनकी पूरी मैकेनिज्म हमें थोड़ा समझना है, और वो मैकेनिज्म क्या है उसको आप जल्द ही डिटेल में जानेंगे बच्चों। सबसे पहला जो एक चीज है जो हम लोग देखते हैं, टर्निंग ऑफ रोड्स। एक बड़ा टॉपिक है बच्चों, टर्निंग ऑफ रोड्स। यानी जब भी कोई हम साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई 4 व्हीलर 3 व्हीलर चलाते हैं, तो सीधे रोड तो कहीं है नहीं। यहां से आपको चौक पे भी जाना हो तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे कई टर्न्स आएंगे, आपको यहाँ से राइट लेना होगा, लेफ्ट लेना होगा, जिधर भी आपको जैसे भी रोड हो। तो सीधे तो स्ट्रेट रोड है नहीं, हर जगह किसी ना किसी सिचुएशन में हमें टर्न करने की जरूरत पड़ती है। तो आप कई बार ऐसा महसूस किए होंगे बच्चों कि ये रोड है और डायरेक्टली 90 डिग्री पे टर्न है, इसलिए आप रोड जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड डायरेक्ट आपको इस डायरेक्शन में टर्न लेना है।
90 डिग्री ऐसा रोड होता है। कभी कभी ऐसा भी रोड होता है बच्चों, ऐसे गए और ऐसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये टर्न पे, कभी कभी ऐसे आप जा रहे थे और 7 टर्न ले लिए, ऐसे भी होता है। कभी कभी ऐसे जा रहे हैं आप, यू टर्न लेके आते हैं, एक जाते हैं ऐसे, ऐसे जाते हैं। इस तरह के बहुत प्रकार के टर्न्स आते हैं बच्चे। कभी कभी रोड ऐसे भी बनते हैं साथ, है ना। देखिए रोड का टर्निंग शेप हो गया, एक्चुअल जो रोड का टर्निंग शेप है वो हो गया, लेकिन इसमें जरा गौर से सोचिए बच्चों, सर ये टर्निंग ऑफ रोड्स हम लोग सर्कुलर मोशन में क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जरा देखिए बच्चों, आप जब इस 90 डिग्री पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो टर्निंग है, टर्न है, इसमें जब आप टर्न लेते हैं तो कैसे लेते हैं बच्चों, देखिए तो आप ऐसा होता है क्या व्हीकल चलाते चलाते यहाँ पे गए, स्टॉप किए और फिर ऐसे मुड़े, ऐसा होता है क्या, नहीं, ये टर्निंग आपका नहीं होता है बच्चों। आप ऐसे जाते हैं और कुछ थोड़ी दूर पहले से ही आप टर्निंग लेना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे टर्न ले लेते हैं, तो ये आपका एक्चुअल टर्निंग, दिस इज द रोड। लेकिन आप सोचते हैं कि एग्जैक्टली रोड का जो बेंडिंग डिग्री है, जिस डिग्री पे बेंड कर रहा है उसी डिग्री पे हम जाकर स्टार्ट बेंडिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ, अगर हमें राइट टर्न लेना हो तो कुछ दूर पहले ही से हम थोड़ा सा राइट जाते 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 ऐसे ऐसे टर्निंग लेते हैं। इवन आप इस केस में भी टर्निंग लेना रहता है, आपको फास्ट टर्न लेना है और आप एक्सपर्ट हैं, अगर गाड़ी स्लाइड ना हो वो भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी आप पहले ही से ऐसा सोचते हैं और इस तरीके की टर्निंग लेते हैं, आप इस तरीके की टर्निंग लेते हैं। अगर इसमें भी आपको टर्निंग है तो आप ऐसे नहीं, आपका जो एक्चुअल जो टर्निंग होता है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का, जो हम व्हीकल चलाते समय जिस ट्रैक को हम लोग, जिस पाथ को हम लोग ट्रैक करते हैं वो ये होता है। आप इसमें भी जाए तो ऐसे ही होता है बच्चों, आप इसमें भी जाएंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसे होता है बच्चों। मेरे को हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों, भले ही रोड का जो एक्चुअल बेंडिंग हो, रोड का जो शेप हो, मतलब रोड का जो टर्निंग हो, रोड की जो बनावट हो वो अलग हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, या आपका यू टर्न हो सकता है, या सर्कुलर टर्न हो सकता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो हम टर्न लेते हैं व्हीकल, यानी कि जो हम गाड़ी चलाते हैं और जो पाथ को ट्रैक करते हैं, है कि वो पाथ नियर अबाउट सर्कुलर होता है। प्रैक्टिकल केस में मैक्सिमम नहीं 99.999% टाइम्स में ये जो पाथ होता है नियर अबाउट सर्कुलर होता है, और इन्हीं सर्कुलर टर्न्स ऑफ रोड्स के बारे में हमें जानना है, इसलिए हम इसको सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो टर्निंग ऑफ रोड्स, चूंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम लोग बात करें, यानी कि रोड के शेप एंड साइज को, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ रोड एंड टर्निंग ऑफ रोड्स, कैसा भी टर्निंग हो, लेकिन हम जो टर्न लेते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए जो टर्न लेते हैं वो सर्कुलर टर्न लेते हैं, और इस टर्न को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इस टॉपिक को हम लोग टर्निंग ऑफ रोड्स ना करके सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स भी बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। इस बात को आपको समझना है बच्चों, बिठा रहा हूं। सर्कुलर टर्न, एक बात तो साफ है कि सर आपने एक, ठीक है वर्बली कहा, आपने जस्टिफाई नहीं किया, हम लोग जस्टिफाई भी करेंगे कि जितने भी प्रकार के जो हम एक्चुअल टर्न लेते हैं वो नियर अबाउट सर्कुलर होता है, यानी कि एंड उस सर्कुलर जो टर्न होता है उस सर्कुलर टर्न क्यों लेते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि सेफ्टी के लिए, है कि स्लाइडिंग ना हो, आप डायरेक्टली वहां पे जाएंगे, टर्न करेंगे, गिर सकते हैं, स्लाइड हो सकता है। तो एक बात होता है सर कि हम अपने सेफ्टी के लिए सर्कुलर टर्न लेते हैं, तो सर्कुलर टर्न लेने के लिए हमें सर्कुलर पाथ को ट्रैक करना पड़ेगा, एंड सर्कुलर पाथ को ट्रैक करने के लिए अगर हम सर्कुलर मोशन में हैं तो डेफिनेटली नेसेसरी फोर्स हमें चाहिए। वो नेसेसरी फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी किसी भी रोड पे सर्कुलर टर्न लेने के लिए हमें नेसेसरी फोर्स कौन सा चाहिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली बच्चों अगर आप एक पक्के रोड पे चलते हैं, कोई एक पिच है और अच्छा है, बहुत अच्छे मटेरियल से बना है, वहां पे आप टर्न लेते हैं तो गाड़ी स्लाइड नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कीचड़ है, मिट्टी है, पानी है, वहां पे कीचड़ है, तो डेफिनेटली वहां पे टर्न लेंगे तो स्लाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो डेफिनेटली ये बच्चों कि जो हमें सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उस कीचड़ में नहीं मिल पा रहा है और उस पक्के यानी पिच के रोड पे हमें मिल पा रहा है। तो यही हमें जानने की कोशिश करना है कि हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है। तो एक बात साफ है बच्चों, ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स
सर्कुलर टर्न को लेने के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है बच्चों। एक तो आप कह सकते हैं बाय फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन। दूसरा आप कह सकते हैं बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, एंड तीसरा कह सकते हैं बाय बोथ। फ्रिक्शन एंड बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड। अभी तक हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि जितने भी टर्न होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल टर्निंग ऑफ रोड, जो हमारी व्हीकल की टर्न होती है वो नियर अबाउट सर्कुलर होती है, और सर्कुलर टर्न लेने के लिए हमें नेसेसरी फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हमने कहा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से 3 तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। या तो फ्रिक्शन से प्रोवाइड करते हैं आप, या बैंकिंग ऑफ रोड से प्रोवाइड करते हैं आप। जैसे किसी को कोई सामान आप खरीद रहे हैं और पेमेंट दे रहे हैं, तो दैट मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है आपका? कैश हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, या आप एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों कि हमें तो एक फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि अगर हमें सर्कुलर टर्न लेना है तो एक फोर्स चाहिए, और फोर्स कितना चाहिए, कैसे चाहिए, डिपेंड्स ऑन आवर स्पीड एंड डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ रोड्स एंड व्हीकल, ये हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सर्कुलर टर्न लेना है तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, बिकॉज विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी कैन नॉट मूव ऑन सर्कुलर ट्रैक, यानी कि अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। अब ये फोर्स कैसे दे सकते हैं? अलग अलग मोड हो सकता है। तो हमने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में जो फोर्स दिए जाते हैं एक टर्निंग के लिए, या तो फ्रिक्शन फोर्स से दिया जाता है या बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। या एक्चुअल केस ये है सिर्फ फ्रिक्शन से भी काम नहीं चलता है और सिर्फ बैंकिंग से भी हर जगह काम नहीं चलता है। एक्चुअल में दोनों की ही जरूरत पड़ती है बच्चों, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो इसी बात को हम लोग देखेंगे कि अगर कोई गाड़ी टर्न कर रही है तो फ्रिक्शन से कैसे हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे, बैंकिंग से कैसे उसको देंगे, एंड दोनों से कैसे देंगे। इसी चीजों को हम लोगों को डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट केस हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड है बच्चों, ये एक रोड है, ये एक रोड है। मैं इसको थोड़ा सा सर्कुलर कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए ये टर्निंग है, टर्निंग ऑफ फोर्स है। डेफिनेटली ये टर्निंग हम जो एक्चुअल टर्निंग ले रहे हैं, जो हमारी व्हीकल की टर्निंग है, ये सर्कुलर है। इस पे कोई व्हीकल है ना। मैं व्हीकल को एक ऐसे ही टॉप व्यू ले रहा हूं बच्चों, एक बॉक्स में देखिएगा, ये व्हीकल है। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है। एक बात साफ है, जरा देखिए सिचुएशन कंसीडर कीजिए, यहां पे बना संभव नहीं है। ये 3D व्यू है, ये रोड है, और ये मान लीजिए आपका व्हीकल है, ऐसे सर्कुलर टर्न मूव कर रहा है। तो इस पे जरा सबसे पहले देखिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक बात साफ है कि इस व्हीकल पे नीचे की तरफ लग रहा है वेट फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है वेट फोर्स। तो सबसे पहले तो इस पे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। मैं अगर इसको एक प्लेन ही बना दूं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा बच्चों। ये रोड है, आगे से देख रहे हैं, और ऐसे गाड़ी जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, ऐसे ये रोड है और ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है गाड़ी। तो हम लोग यहाँ पे एक व्हीकल का साइड व्यू यानी कि आप बैक व्यू कह सकते हैं, बैक साइड से हम लोग देख रहे हैं ऐसे जा रहा है। तो इस गाड़ी पे सबसे पहले नीचे की तरफ लग रहा है mg। मान लीजिए इस व्हीकल का मास है, इसका वेट फोर्स, ये जमीन से कांटेक्ट में है, और जैसे ही कांटेक्ट में है एक नया फोर्स डेवलप करता है, कांटेक्ट फोर्स आप जानते हैं। इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर लगता है नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल रहेगा। अगर कोई गाड़ी है देखिए, और ये प्लेन रोड है, फ्लैट रोड है, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं
तो साफ साफ है हमारा चक्का का स्लाइडिंग का टेंडेंसी क्या रहता है। जैसे अगर हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं बच्चों, तो साफ साफ दिखता है कि हमारे गाड़ी का स्लाइडिंग टेंडेंसी रहता है आउटवर्ड, यानी कि हमसे दूर जा जाता है कि नहीं, लेकिन स्लाइड नहीं करता है अगर हमें बैलेंस है तो एक बात साफ है कि कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है फ्रिक्शन। और ये भी जानते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। यानी कि अगर गाड़ी हम अगर ऐसे चला रहे हैं, मान लीजिए कि गाड़ी अगर ऐसे जा रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी टेंडेंसी रहती है गाड़ी की स्लाइडिंग की, गाड़ी की चक्का का स्लाइडिंग का, और इसलिए इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर इस फोर्सेस को अगर हम लोग देखें तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें बच्चों। अगर मान लीजिए आपका गाड़ी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और साफ है हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है गाड़ी ऊपर जाता है रोड के नीचे जाता है, तो साफ साफ है नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर पहले वर्टिकल ले लेते हैं बच्चों हम लोग, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0, दैट इज दिस नॉर्मल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय दिस वेट फोर्स। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें बच्चों, आप जानते हैं बच्चों अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो डेफिनेटली नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स will be towards, sorry, not will be, must be towards the center, and that force will provide necessary centripetal force. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स दिख रहा है Fs, और ये ऑलरेडी है टुवर्ड्स सेंटर, सो दिस Fs दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स will provide necessary centripetal force. Necessary centripetal force. Necessary centripetal. So this friction force will provide necessary centripetal force. और आप सब जानते हैं बच्चों this frictional force will provide necessary centripetal force, and that's why this necessary centripetal force will be equal to mv square upon r. तो ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा बच्चों हमारे हो जाएगा mv square upon। तो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों v का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एडजस्टेबल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसके वैल्यू अपने आप चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अप टू ए मैक्सिमम लिमिट, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस बात को हम लोग यहाँ पे लेके आए, चलिए मैं एक Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। आप सब जानते हैं बच्चों mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू Fs, और हम सब जानते हैं कि दिस Fs इज लेस देन एंड इक्वल टू F मैक्स, एंड जिसका वैल्यू होता है बच्चों म्यू एस इंटू यानी मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। हम सब जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। कब तक चेंज होता है? अप टू मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, जिसको हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो चेंज होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा अप टू मैक्सिमम लिमिट नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। This value is mu s, that is coefficient of static friction into normal। इतना बात हम लोग जानते हैं बच्चों। तो अगर हम मान रहे हैं बच्चों कि स्पीड धीरे 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 अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, v को इंक्रीज कर रहे हैं किसी टर्निंग ऑफ रोड पे, सी v को इंक्रीज कर रहे हैं टर्निंग ऑफ रोड पे, तो साथ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए कि गाड़ी का स्पीड हमने 80 90 100 अपने मन चाहे बढ़ा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्पीड डिपेंड कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू पे, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का अपना एक मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू हुआ तो वो स्लाइड कर जाएगा और गाड़ी स्किड कर जाएगा, गिर जाएगा, है कि नहीं? और इसलिए आप कह सकते हैं कि v इंक्रीज हो रहा है तो Fs भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कब तक इंक्रीज होगा? v का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? v टेंड्स टू v max when static frictional force will have its maximum value, that is mu s times। और यहां से अगर आप निकालना चाहें बच्चों, थोड़ा सा बेटा ध्यान दें इसको, अगर आप यहां से निकालना चाहें बच्चों तो आप कह सकते हैं कि v max, सो m v max का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r
विल बी इक्वल टू एफ मैक्स का वैल्यू पुट करें हम लोग म्यू एस टाइम्स एन, यहाँ पे थोड़ा सा और एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर म्यू एस एंड एन का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है बच्चों। यहाँ पे एन का वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। सो एम जी, तो आप इस एन को कैंसिल कर दें। आप जरा देखिए बच्चों, सो वी मैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर है, तो इस साइड जाते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, म्यू एस हो जाएगा, आर हो जाएगा एंड जी हो जाएगा। एंड अगर इस स्क्वायर को हमने हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट, यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा बच्चों, म्यू एस आर जी। यानी कि अगर किसी रोड पे कोई टर्न है और लेना चाहते हैं, सर्कुलर टर्न लेना चाहते हैं, तो उस सर्कुलर टर्न का मैक्सिमम स्पीड कैसे, देखिए कई बार आपको रोड्स पे ये तय होते हैं कि यहाँ मैक्सिमम लिमिट 30 है, मैक्सिमम लिमिट 20 है, मैक्सिमम 50 है, कैसे तय होता है, तो इसी इक्वेशन से तय होता है बच्चों। तो मैक्सिमम लिमिट कैसे तय होता है बच्चों, कि जिस मटेरियल से वो रोड बना हुआ है और जिस मटेरियल से आपके व्हीकल का टायर बना हुआ है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि जो टर्निंग है वो टर्निंग आप ले रहे हैं वो कितना बड़ा टर्निंग ले रहे हैं उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। यानी कि रेडियस ऑफ टर्निंग, सर्कुलर टर्निंग एंड मटेरियल ऑफ रोड एंड योर व्हीकल और टायर ऑफ योर व्हीकल, इस पर डिपेंड कर रहा है आपका मैक्सिमम स्पीड। और इससे तय हम लोग करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा टर्निंग का। अगर इस मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, तो जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए उससे ज्यादा फोर्स या कम फोर्स मिल रहा है तो डेफिनेटली गाड़ी स्लाइड हो जाएगा या गिर जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि किसी हॉरिजॉन्टल रोड पे सर्कुलर टर्न आप ले रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड ये होना चाहिए, यानी कि स्पीड मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम स्पीड, दैट इज म्यू टाइम्स आर जी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कभी हमें टर्निंग ऑफ रोड्स लेना है, इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ मटेरियल ऑफ रोड, यानी कि रोड किस मटेरियल से बना है उसका ध्यान रखना चाहिए। आपके गाड़ी का जो व्हीकल का जो टायर है वो किस मटेरियल से है, नया है पुराना है, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से वो कॉन्टेक्ट सरफेस का फ्रिक्शन डिपेंड करता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। और जो टर्निंग है, ज्यादा से ज्यादा लंबे पाथ पे हम लोग लें, ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा सर्कुलर ट्रैक हम लोग मेंटेन करें ताकि ज्यादा रेडियस हो। जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं और आपकी सेफ्टी की गारंटी है। लेकिन अगर म्यूएस आरजी से ज्यादा आपने स्पीड लिया तो डेफिनेटली आपका गाड़ी स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में गाड़ी स्लाइड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बैंक। थैंक यू।